नमस्कार। आज का यह वीडियो लेक्चर डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए ई कंटेंट के विकास के प्रयासों में रिकॉर्ड की जा रही विभिन्न वीडियो की श्रृंखला में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार किया गया है और आज वर्तमान में यह क्षेत्र कितना विस्तृत हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय समाज जब से अस्तित्व में है तभी से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अस्तित्व रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाज के तत्व सर्वप्रथम मानव समुदाय के संगठित होने के समय से ही विद्यमान है। यह मानव समुदाय स्वयं एक संप्रभु इकाई थे जिनके मध्य विभिन्न नियमों का निर्धारण करके संबंधों का विकास किया गया था और प्रारंभ में इन नियमों का आधार मुख्यतः धर्म था। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए गए, आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ, वैसे इन मानव समुदायों ने स्वयं को नगर राज्यों के रूप में संगठित किया। ऐसे ही कुछ नगर राज्यों के प्रमुख उदाहरण हैं जिनका विकास 700 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। चाइना, इंडिया, ग्रीस और रोम, इन सभी नगर राज्य व्यवस्थाओं के मध्य परस्पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इतिहास में हम देख सकते हैं। परंतु आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास मुख्यतः समग्र रूप से 18वीं शताब्दी के बाद ही हुआ, क्योंकि इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पराये यूरोप की राजनीति का पर्यायवाची शब्द समझा जाता था, क्योंकि उस समय समस्त विश्व में यूरोपीय राष्ट्रों की राजनीति ही प्रभावी थी और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकसित प्रदेशों में अपने आर्थिक और औपनिवेशिक विस्तार के लिए यूरोप के राज्य युद्धों और कूटनीतिक दांवपेचों में संलग्न थे। उनकी शक्ति संपन्नता, औद्योगिक प्रगति, विकसित तकनीकी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भरी राजनीति की तुलना में विश्व के जो अन्य देश थे उनकी राजनीति बहुत कुछ शांत और स्थानीय थी। लेकिन कालांतर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय वातावरण परिवर्तित होने लग गया। जो साम्राज्यवाद की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे दम तोड़ रही थी और एशिया और अफ्रीका के राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन बल पकड़ चुके थे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन किए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो यूरोपियन शक्तियाँ थीं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि की अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक द्विध्रुवीय व्यवस्था का विकास हुआ। दो गुटों में पूरा विश्व विभाजित हो गया, अमेरिकी गुट और सोवियत यूनियन का गुट। दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रभाव इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा जिसकी उपेक्षा किसी भी महाशक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय बनने लग गया था। फिर 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में कई गुणात्मक परिवर्तन हुए। सबसे पहला है शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का विघटन। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही रह गई थी, जबकि हालांकि विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है, इस विषय में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। दूसरा, अब ये तो जब वैचारिक मतभेद समाप्त हो गया पूरे विश्व से, तो पूरे विश्व के राज्यों का जो ध्यान था वो अब आर्थिक विकास पर केंद्रित हो गया, जिसने ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनेक नवीन आयामों का विकास हुआ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अनेक आयाम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जुड़ गए। वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन एवं अन्वेषण में निसंदेह व्यापक प्रगति हुई।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्य ज्ञान शाखाओं में बिखरी हुई विषय सामग्री के स्तर से एक स्वायत्त और स्वतंत्र ज्ञान शाखा के रूप में व्यवस्थित होकर थोड़े ही समय में वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अग्रसर होना सिद्धांतीकरण और सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में निश्चय बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल प्रातःकालीन समाज पत्रों के अवलोकन मात्र से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सुनियोजित अध्ययन की आवश्यकता है, उसके साथ ही सुनियोजित चिंतन की भी आवश्यकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पहले या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि राजनीति का क्या अर्थ होता है, राजनीति से क्या अभिप्राय है। मुख्यतः मानवीय समाज विभिन्न मानव से बनकर बनता है, सामान्य सी बात है, और प्रत्येक समाज के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। और जब व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं और इन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है तो वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है जिनकी वैसी ही आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। इस प्रकार समान आवश्यकताएं और इच्छाएं रखने वाले लोगों के एक समूह का निर्माण होता है और इसी प्रकार से समाज में विभिन्न समूहों का निर्माण हो जाता है। जैसे कृषक वर्ग है, उसकी अपनी अलग आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं। कृषकों का एक अलग हित समूह हमें समाज में देखने को मिलता है। दूसरी ओर उद्योगपतियों की जो इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं वो कृषक समूह से विपरीत है, इसलिए उनका अपना अलग हित समूह होता है। इस प्रकार से विभिन्न हित समूहों का निर्माण होने के पश्चात समाज में सीमित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए होड़ लगती है इन विभिन्न समूहों के बीच में। किसी एक ये समूह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं और अलग अलग नीतियां अपनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न समूहों के अस्तित्व और उनके बीच पाए जाने वाले परस्पर विरोध तथा लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को अधिकाधिक संतुष्ट करने के लिए विभिन्न संबंधों के निर्माण के प्रयासों से राजनीति का उदय होता है। अर्थात समाज में परस्पर विरोधी हितों और आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने की क्रिया को भी राजनीति कहा जाता है। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए क्विंसी राइट ने राजनीति को एक ऐसी कला माना है जिसके द्वारा बड़े गुटों अथवा समूहों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, नियंत्रित करके कोई समूह दूसरे समूहों के विरोध के बावजूद भी अपने स्वार्थ को सिद्ध कर स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। प्रथम, समूह का अस्तित्व में होना। दूसरा, समूहों के बीच में मतभेद का होना। तीसरा, कुछ समूहों द्वारा अन्य समूहों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना। इन तीनों में दूसरी अनिवार्यता का विशेष रूप से महत्व है। यदि मतभेद नहीं है तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। परंतु यह तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि राजनीति में सदैव मतभेद या संघर्ष की स्थिति ही नहीं रहती, वहाँ पे सहयोग की संभावनाएं भी विद्यमान होती हैं। अगर सहयोग की संभावना विद्यमान नहीं है तो मात्र संघर्ष पूर्ण स्थिति को हम राजनीति नहीं कह सकते, वह एक युद्ध की स्थिति होती है, एक अराजकता की स्थिति होती है। राजनीति की इस संघर्षपूर्ण स्थिति के कारण ही हंस जे मॉर्गेंथो, जो कि एक यथार्थवादी विचारक हैं, इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। उनका मानना है जो राजनीति है वो शक्ति के लिए एक निरंतर संघर्षपूर्ण स्थिति है। राजनीति यथार्थवादियों के अनुसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति का अर्जन किया जाता है, उसका रक्षण, प्रयोग और संवर्धन किया जाता है।
इस प्रकार राजनीति को जानने के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार से समाज के अंतर्गत व्यक्ति मुख्य अभिकर्ता होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समाज के स्तर पर विभिन्न राज्य मुख्य अभिकर्ता की भूमिका में होते हैं और इन मुख्य राज्य अभिकर्ताओं के मध्य की राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन दोनों शब्दों में क्या भेद है, क्या समानताएं है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेम जिस प्रकार से समाज के अंतर्गत विभिन्न समूहों के मध्य संघर्ष बना रहता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विभिन्न समूहों के मध्य संघर्ष की स्थिति चलती रहती है। संघर्ष यानी कि युद्ध और शांति के प्रयास। लेकिन यहाँ पे भी वही तथ्य काम करता है कि इस राजनीति में सहयोग और शांति की संभावनाएं सदैव विद्यमान रहती हैं। प्रोफेसर हंस जे मोरगेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी, उनकी प्रमुख पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है, परंतु उनकी यह परिभाषा काफ़ी संकीर्ण प्रतीत होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तो परिभाषित करती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित नहीं करती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मात्र राजनीतिक पक्ष न होकर अन्य पक्ष भी होते हैं। इस दृष्टि से हम पामर और पर्किंस की परिभाषा को एक विस्तृत परिभाषा मान सकते हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष का व्यवस्थित अध्ययन करना। प्रत्येक पक्ष यानी कि न केवल सिर्फ राजनीतिक और युद्धपूर्ण स्थिति का, अपितु शांतिपूर्ण स्थिति में जब आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक इत्यादि संबंधों का संबंध स्थापित किए जाते हैं, उनका भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक परिभाषा का निर्धारण करना अत्यंत ही कठिन कार्य है और उसको और ज़्यादा कठिन बना देते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों शब्द से मिलते जुलते ये विभिन्न शब्दावलियाँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक मामले, वैश्विक या विश्व राजनीति और विदेश नीति जैसे शब्दों को इंटरचेंजेबल यूज़ किया जाता है, परंतु यह उचित नहीं है। इन शब्दावलियों में परस्पर अंतर विद्यमान है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है हम कर चुके हैं, हमने पहले भी कई सारे शब्दों को ऐसे ही इंटरचेंजेबल यूज़ किया, लेकिन इनके डिफरेंस को समझना और क्यों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्थान पर सही है, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक अच्छे प्रकार से, उसके विषय क्षेत्र को अच्छे प्रकार से समझ लेना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली से एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। ये मुख्यतः राज्यों के राजनीतिक संबंधों तक ही सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली इतनी व्यापक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी में समाहित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करते जिसमें संघर्ष उठते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका समाधान होता है। इस प्रकार वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी शामिल किया जा सकता है जो किसी न किसी सूरत में स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है विश्व मामले या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले। इन सभी प्रकार के जो दोनों प्रकार की शब्दावलियाँ, इनमें सामान्य भाव का ही बोध होता है, अर्थात विश्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली घटनाओं को मुख्यतः विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मामले कह दिया जाता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा है विश्व राजनीति। कुछ विद्वानों का मानना है कि विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही है, जबकि उचित नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उदय हुआ है, क्योंकि राज्य नाम की इकाई का पूर्ण विकास हो चुका है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है।
इसी प्रकार से विश्व राज्य के उदय के बाद ही विश्व राजनीति हो सकती है, परंतु वर्तमान में कोई भी विश्व राज्य विद्यमान नहीं है जिसकी संप्रभुता राज्य से भी ऊंची हो। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान का यथार्थ है, जबकि विश्व राजनीति एक भविष्य की वस्तु प्रतीत होती है जो कब पूरी होगी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अंतिम है विदेश नीति। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी एक दूसरे का पर्यायवाची हमें नहीं समझना चाहिए। विदेश नीति का राष्ट्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, एक विशेष राष्ट्र के संदर्भ में, जैसे भारत की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति, पाकिस्तान की विदेश नीति, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होता है। विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र विदेश नीति से कहीं ज़्यादा व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करते हैं। ये प्रक्रिया राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है, जिस कारण विदेश नीति के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन की मांग एक हद तक पूरी होती है। लेकिन विषय क्षेत्र की दृष्टि से विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन ही है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों ही राष्ट्रों के मध्य संबंधों की व्याख्या करने के लिए उपयुक्त नाम है, जबकि वैश्विक मामले, ग्लोबल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी तीनों ही का प्रयोग हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ और राजनीति का अर्थ और प्रकृति जानने के पश्चात हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का निर्धारण करना सरल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति लगभग राजनीति की प्रकृति के समान ही है। जिस प्रकार से राजनीति में समाज के अंतर्गत व्यक्ति प्रमुख अभिकर्ता होता है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभुता संपन्न राज्य मुख्य अभिकर्ता की भूमिका अदा करते हैं और समान हित रखने वाले राज्यों के मध्य सहयोग की संभावना भी विद्यमान होती है। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण एशिया के देशों ने समान हितों के आधार पर सार्क संगठन की स्थापना की, दूसरे यूरोपियन यूनियन की स्थापना इसी आधार पर की गई। इस प्रकार से समान हित रखने वाले राष्ट्रों के मध्य अपने हितों को प्राप्त करने के लिए उनके विपरीत हित रखने वाले राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान रहती है। ये स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य या राष्ट्र की अपनी स्वयं की आवश्यकताएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं होती हैं जिन्हें राष्ट्रीय हित कहा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र इनके संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और ऐसा करते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ इनके मतभेद और विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से कूटनीति द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु यदि इस तरीके से हल न हो सके तो फिर राष्ट्रों के द्वारा शक्ति का सहारा लिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो और उसके राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति भी शक्ति के लिए संघर्ष है। यहाँ पे यथार्थवादियों का कथन सत्य सिद्ध होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी सभी अन्य राजनीतियों के समान शक्ति के लिए संघर्ष का ही नाम है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। इसके साथ सहयोग की संभावना भी सदैव विद्यमान रहती है। जिस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परस्पर अनेक विवाद और संघर्षपूर्ण स्थिति थी, परंतु फिर भी दोनों के मध्य सहयोग के निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी प्रकार जैसे भारत और चाइना
के संबंधों का उदाहरण हम ले सकते हैं। 1949 से लेकर 1959 तक दोनों ही देशों में हिंदी चीनी दोनों भाई भाई के नारे से काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रहे, परंतु 1959 के बाद दोनों के संबंधों में अनेक विवाद उत्पन्न हुए। 1962 में युद्ध भी हुआ, लेकिन फिर पुनः कुछ दशकों के पश्चात पुनः संबंध अपने समान सतह पर विकसित होने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार से दोनों ही सहयोग और संघर्ष साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। सहयोग संघर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि सहयोग की संभावना संघर्ष और विवादों से ही उत्पन्न होती है। और चूंकि सहयोग और संघर्ष दोनों परिवर्तनशील स्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति काफ़ी प्रगतिशील हो जाती है। इस प्रकार से संक्षेप में हम ये देख सकते हैं कि 4 तत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला है राष्ट्रहित, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लक्ष्य है। दूसरा है जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रवृत्ति है, साथ में कोऑपरेशन, सहयोग की प्रवृत्ति। चौथा है शक्ति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र हितों को प्राप्त करने का साधन भी है और शक्ति स्वयं में एक साध्य भी है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का निर्धारण हम कर सकते हैं। ओके, जितना कठिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा का निर्धारण करना रहा है, उससे कहीं अधिक विद्वानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र के निर्धारण करना भी रहा है। फिर भी अनेक विद्वानों ने प्रयास किए हैं, उदारवादी, यथार्थवाद, अलग अलग मतों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र का निर्धारण करने में अपना सहयोग दिया है। ये भी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी तक एक सुविकसित शास्त्र नहीं है, इसीलिए इसका क्षेत्र अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। परंतु इसका विषय क्षेत्र के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले हमें इसके विकास प्रक्रिया को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विकास प्रक्रिया के क्रम में ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय क्षेत्र का विकास भी हुआ है। केनेथ थॉमसन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास को 4 सत्रों में विभाजित किया है। पहला सत्र है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहासकारों के द्वारा किया गया था। सिर्फ राज्यों के कूटनीतिक इतिहास को विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। दूसरा स्तर था समसामयिक घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करना। तीसरा सत्र अंतर्राष्ट्रीय सतह पर विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करना। 1919 के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, 1945 के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस प्रकार से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्मिलित किया गया। चौथा जो सत्र है वो है जो वर्तमान में चल रहा है, लगभग 1945-1950 के बाद की स्थिति मुख्यतः, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास किया गया, जैसे गेम थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग है, कंस्ट्रक्टिविज़म है, स्ट्रक्चरलिज्म है इत्यादि। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे का विकास सभी पक्षों तक कर दिया। इस प्रकार से अब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में हम अनेक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम है स्टेट सिस्टम। नीति 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंधों तथा आपसी क्रियाओं का अध्ययन है। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिकर्ता विभिन्न व्यक्ति या समूह होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिकर्ता विभिन्न राष्ट्र होते हैं और प्रत्येक राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर क्रियाएं अनेक आंतरिक तत्वों से प्रभावित होती हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि। तो इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है राष्ट्र हित।
राष्ट्र हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है। विभिन्न राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन अपने राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो राष्ट्रहित है, प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रहित वो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण से ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक गतिशीलता प्रदान करते हैं। विदेश नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर व्यवहार उनकी विदेश नीति द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होते हैं। विभिन्न राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से ही अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करते ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से विभिन्न राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है तो हमें भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना होगा। भारत के अमेरिका के प्रति कैसी विदेश नीति है, चाइना के प्रति क्या विदेश नीति है, पाकिस्तान के प्रति क्या विदेश नीति है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो और सबसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र रहा है वो है नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितना अधिक बल शक्ति के तत्व पर दिया गया उतना कभी किसी तत्व पर नहीं दिया गया है। विभिन्न राष्ट्र कार्यकर्ता तो होते हैं परंतु वे हमेशा अपनी राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर कार्य करते हैं। जैसे मॉर्गेंथो के अनुसार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तभी समझ सकते हैं जब हम हित को शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक भूमिका निभाती है और शक्ति के आधार पर ही राष्ट्रों को महाशक्ति, मुख्य शक्ति, बड़ी शक्ति, छोटी शक्ति, कमजोर शक्ति इत्यादि विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। के संबंध केवल द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राष्ट्रों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त और कुछ प्रादेशिक संगठन भी हैं जिनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किया जाता है, जैसे नाटो, सीटो, EU, सार्क, आसियान, यूनेस्को, ILO इत्यादि। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिकांशतः युद्ध और शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है और आज जबकि अनेक परमाणु अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हो चुका है, उस स्थिति में तो युद्ध और शांति का अध्ययन और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रों के मध्य और सहयोग की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है। कभी गंभीर विवादों को निपटाने के लिए युद्ध का सहारा भी लिया जाता है और आज के आधुनिक समय में राष्ट्रों के मध्य युद्ध बिना परमाणु शस्त्रों के नहीं लड़े जा सकते। इसीलिए इन स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध और शांति का अध्ययन किया जाता है। और चूंकि युद्ध और शांति दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कोई भी समाज बिना नियमों के नहीं चल सकता, बिना कानूनों के नहीं चल सकता। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समाज भी इसका कोई अपवाद नहीं है, जहाँ पे विभिन्न राज्यों के मध्य क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध और शांति दोनों के संबंध में पाया जाता है। युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध को कुछ और मानवीय बनाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि शांतिकालीन में अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के बीच में हुई संधि कानून के सामान्य सिद्धांतों और परंपराओं के ऊपर आधारित होते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून की तरह सुनिश्चित तो नहीं होता, फिर भी राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के परिचालन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यतः 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, जैसे ट्रांसनेशनल एक्टर हैं, NGOs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हाफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रेड क्रॉस इत्यादि। तो इन सब का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बन चुका है। अब राष्ट्रों के आपसी संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए कुछ
अवधारणाओं का प्रचलन रहा है और इन अवधारणाओं के अध्ययन के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना और उनको समझना बहुत ही असंभव है। सबसे प्रथम है बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शक्तियों के मध्य संतुलन को इस प्रकार बनाए रखना ताकि वो उनके मध्य संघर्ष की स्थिति युद्ध तक न पहुँचे। सर, निशस्त्रीकरण। वर्तमान में परमाणु युद्धों के खतरे को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है ताकि राज्यों में के शक्ति तत्व को नियंत्रित किया जा सके। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा, एक सभी के लिए और सब एक के लिए सिद्धांत पर यह अवधारणा टिकी हुई है। इसी आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो समूह बनाए गए हैं, क्षेत्रीय है या फिर यूएनओ है, दो सभी ही कार्यरत हैं। अगर एक मित्र राष्ट्र पर कोई बाहरी शत्रु राष्ट्र आक्रमण करता है तो अन्य सभी राष्ट्र मिल उसे अपना शत्रु समझेंगे और उस पर आक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। सर, डिप्लोमेसी, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने का सबसे ही स्मार्ट तरीका है, इसलिए इस अवधारणा का अध्ययन करना और भी अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। अक्षेत्रवाद की अवधारणा। वर्तमान में हमने सुना है आज तक कि राज्य के अंतर्गत अक्षेत्रवाद की अवधारणा उत्पन्न होती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अक्षेत्रवाद एग्जिस्ट करता है। जैसे क्योंकि हमने पढ़ा है, पहले हम पढ़ भी चुके हैं और अभी इस लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है कि एक समान हित रखने वाले राज्यों द्वारा परस्पर समूह बना लिए जाते हैं और ये समूह मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर निर्माण किए जाते हैं। जैसे सार्क जो संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण राज्यों का, जिसमें भारत, पाकिस्तान और इसके सारे पड़ोसी देश 8 राज्य सम्मिलित हैं। दूसरा आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। यूरोपियन यूनियन है, वो यूरोपियन राज्यों का संगठन है। तो इस प्रकार से अक्षेत्रवाद की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित और संचालित करती है। वर्ल्ड पोल, विश्व जनमत। आज वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति के कारण विश्व जनमत किसी भी नीति को सही सिद्ध करने के लिए या उसे गलत सिद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र बन चुका है। आज पूरा विश्व अपने किसी भी देश में घट रही घटना के प्रति अपना मत अभिव्यक्त कर सकता है। इसके अलावा कुछ नवीन क्षेत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विषय में सम्मिलित किया गया है, जैसे मानव अधिकार हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। पर्यावरण जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए इतनी सारी संधियां की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे रियो सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कोप सीरीज़ है। तो इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं, आंदोलन चलाया गया। अभी हाल ही में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक सामाजिक मूवमेंट हुआ। सर, टेररिज्म, आतंकवाद के क्या खतरे हैं, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, तो इन सभी समस्याओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु के अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विकासशील विषय है। इसे राष्ट्रों के मध्य गहन, परिवर्तनशील तथा विकासशील संबंधों के साथ गति बनाए रखना पड़ता है। विश्व में होने वाली निरंतर नई घटनाएं राष्ट्रों के मध्य संबंधों को प्रभावित करती रहती हैं, इसलिए इसका क्षेत्र सदैव परिवर्तित और बढ़ता रहता है। अंत में स्वयं मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन ताकि विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन कर सके, इसके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ है। What do you understand by politics? आप राजनीति से क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तीसरा है
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। चौथा है हाउ इज़ द रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस डिफरेंट फ्रॉम अदर सिमिलर टर्म्स, अन्य समान रखने समानार्थी अवधारणाओं से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भिन्न है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु का अवलोकन कीजिए। तो आप सभी विद्यार्थी इन संयम का मूल्यांकन इन प्रश्नों के आधार पर करेंगे स्व अध्ययन के पश्चात। सुनने के लिए, आज का लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।